हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी से 7वां चैप्टर है नकली हीरे। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो सीधा शुरू करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। सारे के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, तो सारे प्रश्न उत्तर मैं इसी वीडियो में रखूँगी। अगर बहुत लंबी हो गई तो फिर 2 वीडियो आपके पास आएंगी, जो अक्सर मैं करती हूँ हमेशा। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं नकली हीरे। और पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। इसका पहला प्रश्न है, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार नवयुवक को चुना क्योंकि उसने राजा को सही तथा स्पष्ट उत्तर दिया था। अगला प्रश्न है, दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन सी बात पता चलती है? भाई राजा उन्हें कोई उपहार दे रहा है और सीधा वो जौहरी के पास जा रहे हैं। जौहरी किसे कहते हैं? जो हीरे की परख करता है कि हीरा असली है कि नकली है। तो वो उसके पास चले गए और वहां से पता लगा के लाए कि हीरा नकली है। तो इससे क्या पता चलता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में ये पता चलता है कि वे लोग बहुत लालची थे। उन्होंने सिर्फ हीरे का उन्हें इनाम मिलेगा, इस वजह से उन्होंने राजा की झूठी तारीफ उसके सामने कर दी कि आपके जैसा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि उन लोगों को तो अपने राजा पर भी भरोसा नहीं था। वो राजा से हीरे लिए और तुरंत गए जौहरी के पास। उन्हें अगर राजा पर भरोसा होता तो वो जौहरी के पास नहीं जाते। उन्हें लगता कि हाँ ये असली हीरा है, हमारे राजा ने हमें दिया है। लेकिन उन्होंने राजा पर भी भरोसा नहीं किया और जौहरी के पास जाके वो हीरे की परख करवा के लाए। तीसरा प्रश्न है, नव युवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा रहा? नवयुवक, वो जो जवान लड़का था उसे नवयुवक कहते हैं, जो जवान लड़का होता है। नवयुवक दरबारी राजा की झूठी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न नहीं करना चाहता था। जो एकदम यंग लड़का उसके दरबार में था राजा के, वो झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था और राजा का प्रश्न सुन रहा था और देख रहा था कि लोग किस तरह से झूठ बोल रहे हैं राजा के सामने और हीरे लेकर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है कि राजा बहुत ही समझदार था, बहुत बुद्धिमान था। देखिए, एक तो बुद्धिमानी उसने ये की कि अपने बेटे के लिए सलाहकार चुनने के लिए उसने सारे दरबारियों से कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, सबसे पूछा। दूसरी समझदारी उसने ये की कि उसने जो झूठ बोल रहे थे उनको तुरंत पकड़ लिया, तभी तो उनको नकली हीरे दिए। और तीसरी समझदारी उसने ये की कि उस नव युवक की बात का विश्वास किया और उसे ही अपने बेटे का सलाहकार चुना। तो ये 3 चीज़ों से हमें पता चलता है कि राजा जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे। देखते हैं उत्तर में क्या लिखा हुआ है। राजा ने अपने पुत्र के लिए सलाहकार चुनने के लिए लोगों की परीक्षा ली और एक योग्य सलाहकार चुना। एक अच्छा सलाहकार वही होता है जो हमें सही सलाह दे, ना कि हमारी झूठी प्रशंसा करे। इसलिए हम इस बात से सहमत हैं कि काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसने सही सलाह देने वाले को चुना। अगला प्रश्न है, जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को बहुत हैरानी हुई होगी, उन्हें बहुत बुरा भी लगा होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि काश हमने राजा की झूठी प्रशंसा ना करके सच बोल दिया होता तो शायद हमें ही सलाहकार चुना गया होता। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। सब बच्चों को पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 81 पर दिए गए चित्र कथा के अंश को ध्यान से देखकर, पहले उसको ध्यान से देखना है उस जगह पर 81 पेज पर क्या दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पेज नंबर 81 पर ये वाली चित्रकथा दे रखी है हमें। कहानी का ये हिस्सा है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया
आपके उत्तर के लिए धन्यवाद कहते हुए सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? राजा ने पूछा उस दरबारी से। अब क्या है कि इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस चित्र के लिए ये कुछ प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं जिनके उत्तर हमने देने हैं। पहला प्रश्न है, चित्र कथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? तो देखिए चित्रखंड कितने हैं, वापस चलते हैं हम इस पर। ये देखिए, ये है पहला चित्र, ये वाला जिसमें राजा हीरा दे रहा है दरबारी को। ये है दूसरा चित्र जिसमें राजा पूछ रहा है कि भाई आप क्यों चुपचाप खड़े, उत्तर क्यों नहीं देते। और इसके बीच में ये एक छोटा सा चित्र और दे रखा है जिसमें दरबारी हीरे को देख करके खुश हो रहे हैं। तो इसमें तीन चित्र दे रखे हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, चित्रकथा के इस अंश में कुल 3 चित्रखंड हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन है? अब इन चित्रों में मुख्य पात्र दरबारी हैं जिनको हीरे मिल रहे हैं, राजा है, हीरा दे रहा है, और एक नवयुवक है जो चुपचाप वहां पर खड़ा है। तो ये है इसके मुख्य पात्र। तीसरा प्रश्न है, बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? वो बीच में जो छोटा सा दिखाया था ना मैंने, उसमें क्या हो रहा है? बीच वाले चित्रखंड में दरबारी हीरे को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह हमें हीरा मिल गया। चौथा प्रश्न है, यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन सी बातें पता चल रही हैं? सिर्फ अगर हम चित्रों को ही देखें, कहानी हमें ना पता हो, तो उनको देख करके हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ केवल चित्रों को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि किसी दरबारी ने प्रश्न का उत्तर दिया तो राजा ने उसे उपहार में हीरा दे दिया। और वहां पर एक नवयुवक चुप है, राजा उसके चुप होने का कारण जानना चाहता है। ये हमें चित्र को देख कर पता चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न है, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? आप भी इस चित्रकथा के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। पहले तो आप शीर्षक समझ लीजिए कि शीर्षक किससे कहते हैं। शीर्षक का मतलब होता है नाम। किसी भी निबंध को, किसी पाठ को, किसी कहानी को, उसको हम जो ऊपर उसका हेडिंग लिखते हैं ना, उसका टॉपिक का नाम देते हैं, उसे शीर्षक कहते हैं। तो आपको भी एक नया शीर्षक देना है और ये बताना है कि नकली हीरे क्यों रखा गया है। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया क्योंकि राजा ने दरबार में झूठ बोलने वाले सभी दरबारियों को नकली हीरे दिए थे। लेखक ने झूठ बोलने वाले सभी लोगों की तुलना नकली हीरे के साथ की है कि मतलब ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं ये नकली हीरा है। तो उन्होंने तुलना की कि जैसा नकली हीरा होता है ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही झूठ बोलने वालों की भी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी बात में कोई वजन नहीं होता, उनकी बात को सच नहीं मानना चाहिए। इसीलिए इस पाठ का नाम नकली हीरा रखा गया है। और इस पाठ का नाम, दूसरा जो शीर्षक हमें सुझाना है, वो ईमानदारी का इनाम भी हो सकता है, या ईमानदार नवयुवक भी हो सकता है, या फिर सच का पलड़ा भारी भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हीरे की चमक, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपको पसंद आए, कोई भी शीर्षक रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? उत्तर है, राजा ने दरबार में उनकी प्रशंसा करने वाले सभी दरबारियों को नकली हीरों का पुरस्कार दिया क्योंकि राजा भी जानते थे कि ये जो दरबारी है ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए राजा ने उन्हें नकली हीरे दे दिए। अगला प्रश्न, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखे, क्यों दिए हैं कारण बताइए। राजा ने सिर्फ एक दरबारी को छोड़कर बाकी सब दरबारियों को नकली हीरे इसलिए दिए क्योंकि राजा ये जानते थे कि सभी दरबारी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, यानी राजा को खुश करने के लिए ही बुद्धिमान और ईमानदार राजा उन्हें बता रहे हैं। केवल एक नवयुवक दरबारी ऐसा था जिसने सच बोला, राजा के क्रोध की परवाह नहीं की, अब मुझे कोई सजा मिल सकती है इसकी परवाह भी नहीं की, लेकिन उसने सिर्फ सच बोला कि उनसे पहले भी बहुत से राजा ऐसे हुए हैं जो उनसे भी श्रेष्ठ होंगे, बुद्धिमान भी होंगे और ईमानदार भी होंगे, इसलिए राजा ने उसे ही असली हीरा दिया क्योंकि राजा खुद भी बहुत समझदार था। ये है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। तो चलिए मिला लेते हैं हम। पहला है वृद्ध, जिसका मिलान कर रखा है बूढ़ा के साथ। दूसरा है निसंदेह, निसंदेह का अर्थ होता है
संदेह ना होना। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ है विवेकवान। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है सर्वोत्तम। और ठहरना, ठहरना का अर्थ है रुकना। तो इस तरह से ये सारे के सारे मिलान हमने कर लिए हैं। अगला प्रश्न है हमारी समझ भाषा की बात। पहला प्रश्न है काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। दूसरा वाक्य भी दे रखा है साथ ही हमें कि काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इस वाक्य में ही जोड़ दिया गया है। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। एक अंतर तो साफ दिखाई दे रहा है कि ही जोड़ दिया गया है। अब ही जोड़ने से क्या फर्क पड़ गया इन दोनों पंक्तियों में, वो देखते हैं। देखिए इसका उत्तर है, पहली पंक्ति को पढ़ने पर यह पता चलता है कि काननपुर के राजा के किसी एक बेटे की बात की जा रही है। उसके और भी बेटे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक बेटे की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि काननपुर के राजा का सिर्फ एक ही बेटा है और उसी की बात हो रही है। तो ही लगाने से ये फर्क पड़ गया कि उसका एक ही बेटा है। दूसरा प्रश्न है, आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर, मतलब 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना लो अपनी क्लास में, और उसके बाद ही शब्द वाले 4 वाक्य, अपनी सर कॉपी है आपकी, उसमें लिखिए 4 वाक्य ऐसे जिसमें ही शब्द आए। तो यहाँ देखिए ये बने हुए हैं आपके लिए वाक्य। पहला है, मुझे यहाँ से घर ही जाना है। गरिमा की एक ही बहन है। यह चित्र सुमन ने ही बनाया है। तो इन सभी वाक्यों में ही और ही आया है। और चौथा वाक्य है, डिम्पल ही भानु की मित्र है। तो इस वाक्य में भी ही आ गया। ठीक है, तो ये हो गए 4 वाक्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पढ़ते जाते हैं, अगर हमें ठीक लगेगा तो हम सही लगाते रहेंगे। मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद है तो इसके आगे सही का निशान लगा लीजिए। मुझे रोचक कहानियाँ सुनना या फिर लिखना पसंद है। मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है। मुझे गणित के प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। मुझे चित्रकारी करना पसंद है। मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है। मुझे अभिनय या नृत्य करना पसंद है। मुझे गीत गाना या वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है। मुझे संगीत सुनना पसंद है। मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है। मुझे बागवानी पसंद है। तो ये जितने मुझे पसंद थे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर दिए हैं। आप के उत्तर अलग भी हो सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अब ऊपर दी गई सूची में से अपनी मन भावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। सबसे पहले तो बच्चे अनुच्छेद का मतलब समझ लें। अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ, मतलब 4-5 लाइनें लिखो जिसे पैराग्राफ कहते हैं। आप एक से अधिक गतिविधियां भी चुन सकते हैं। तो ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई थी उनमें से कोई भी एक्टिविटी जो आपके मन पसंद है। यहाँ पर एक शब्द आया है मन भावन। मन भावन का मतलब जो आपके मन को अच्छी लगती है। इससे पहले वाला जो हमने प्रश्न किया जिसमें हमने कहा कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है, तो जो भी आपने उसमें से चुना है उसमें से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए अनुच्छेद लिखा है बागवानी पर। बागवानी समझते हैं बच्चे आप लोग? बागवानी का मतलब है गार्डनिंग करना, मतलब कि फल फूल पौधे वगैरह उगाते हैं ना हम लोग अपने बगीचे में, उसे कहते हैं बागवानी। तो मुझे बागवानी करना बहुत पसंद है। मुझे बागवानी करना बहुत पसंद है। बागवानी में मुझे इसलिए रुचि हुई क्योंकि पौधों को बढ़ते हुए देखना और उनकी देखभाल करना मुझे अच्छा लगता है। जब पौधों पर फूल खिलते हैं या फिर फल लगते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं गमलों और बगीचे में गुलाब, तुलसी, गेंदा और मोगरे के पौधे लगाना पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। बागवानी के लिए पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर पौधों को पानी और खाद दी जाती है। रोज सुबह पौधों को पानी देना और उनकी पत्तियों को साफ करना मेरी आदत है।
बागवानी न केवल हमारे घर को सुंदर बनाती है बल्कि हमारे वातावरण को भी स्वच्छ और ताज़ा रखती है। तो ये पैराग्राफ हमने लिखा गार्डनिंग के ऊपर यानी बागवानी के ऊपर। आप किसी दूसरी एक्टिविटी के ऊपर भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद। अगला प्रश्न है, सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपर्युक्त पंक्ति में बारी शब्द को 2 बार लिखा हुआ है, बारी बारी। आप भी नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाएं जो शब्द 2 बार आते हैं, जैसे धीरे धीरे, भिन्न भिन्न, साथ साथ, बार बार। इनसे वाक्य बनाने हैं, बहुत सिंपल साधारण सा क्वेश्चन दे रखा है, इनसे वाक्य बनाना बहुत आसान है। देखिए धीरे धीरे पहले हमें मिला है तो हमने बनाया धीरे धीरे रोगी स्वस्थ हो गया। भिन्न भिन्न, भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। साथ साथ, मैं और मेरी बहन साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ स्कूल जाते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, कुछ भी। अगला है बार बार, मुझे बार बार गांव जाने का मन करता है। अगला प्रश्न, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। हम कृपा प्लीज कहते हैं ना किसी को, किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा विनम्र दिखाना चाहते हैं कि हमें अच्छी आदतें हैं हमारे अंदर, हम दूसरे को बहुत इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। जब आप अपनी क्लास में एक दूसरे से बात करते हैं अपने फ्रेंड से, तो आप कृपया, धन्यवाद, क्षमा कीजिए, प्लीज़, थैंक यू, पार्डन मी, इस तरह के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाक्य बनाने के लिए दे रखे हैं कृपया, धन्यवाद, क्षमा कीजिए और आपका आभार। तो हमने बनाए वाक्य। कृपया से वाक्य बन रहा है, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। कृपया मुझे अपनी किताब 1 दिन के लिए दे दें। कृपया मुझे पेंसिल दे दें, मैं आज घर भूल कर आई हूँ। तो इस तरह से हम का बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं अपनी क्लास में बातचीत करते वक्त। अगला है धन्यवाद, और धन्यवाद से वाक्य बन रहा है, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शब्द था क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अगला था आपका आभार, इस समारोह में शामिल होने के लिए आपका आभार। ये हम अपने टीचर को भी बोल सकते हैं कि मैम हमें लेसन इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका आभार। आपने प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से कराए वीडियो में, मैम आपका आभार। नीचे इस चित्रकथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से कोई भी कहानी, कोई भी कविता लेकर उसकी विशेषताएं ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषताओं के पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखा है, पाठ का नाम लिखना है सबसे पहले हमें, नकली हीरे। फिर उसके बाद चित्र के बारे में बताना है, सुंदर, रंग बिरंगे, स्पष्ट है। तीसरा उसका रचनाकार यानी लेखक कौन है, उसके रोचकता मतलब उसमें कितना आनंद आ रहा है, और अंत सकारात्मक है, नकारात्मक है, हास्यास्पद है, क्या है, ये सब कुछ बताना है आपको। तो चलिए हम भी एक कहानी लेकर के उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी कहानी या कविता के विषय में लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पर लिया है पाठ, वो लिया है मैंने ओणम के रंग। आपका पाठ है 9वां पाठ है आपकी किताब में, चित्र। इस पाठ में ओणम पर्व से जुड़े रंग बिरंगे चित्र हैं, जैसे फूलों से बनी सुंदर पुक्कलम, फलों की सजावट, नाव दौड़, पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य। ये चित्र बहुत ही सुंदर हैं। रचनाकार इस पाठ के लेखक के.सी. नायर हैं। रोचकता, पाठ बहुत रोचक है क्योंकि इसमें केरल के सबसे प्रसिद्ध पर्व ओणम के उत्साह, सजावट, खेलकूद, पारंपरिक भोजन, नृत्य का सुंदर वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि लोग कैसे मिलजुल कर फूल सजाते हैं, नाव दौड़ में भाग लेते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। और इसके बाद था अंत पाठ के अंत में ये संदेश मिलता है कि ओणम केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि एकता, खुशी और भाईचारे का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि त्योहार का असली आनंद मिलजुल कर मनाने में ही है। तो ये हमने उस पाठ की विशेषताएं बताई। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। उसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हिंदी में लिखना है, आपकी जो भाषा है पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, तमिल जो भी है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो ये चित्र दे रखे हैं, इनके अनुसार डायलॉग बनाने हमें। तो चित्र को देखने के बाद जो हमने संवाद लिखे वो ये है, एक केला कितने का है,
तो वो बोलता है कि 3 रुपए का एक केला है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। फिर कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है तो कहे अरे ये कुत्ता मेरा केला नहीं छीन ले, कहीं केला ना खा ले। कुत्ता भौंकने लगता है और छिलका उठाने लगता है, तो वो कहता है अरे छिलके का क्या कर रहा है। और अंत में यहाँ पर क्या है कि वो कुत्ता छिलके को डस्टबिन में डाल देता है, कूड़े में डाल देता है। अगला है खोजिए और आनंद लीजिए। ये है अगला प्रश्न। यहाँ पर हमें एक ये चित्र दे रखा है और इसके बाद एक ये चित्र दे रखा है। अब इन दोनों चित्रों में से हमें 5 गलतियाँ ढूंढनी है जो एक चित्र में है और दूसरे में नहीं है। तो देखिए, बिल्ली की बो, 2 पेड़, पत्थर के पास झाड़ी, लड़की का ड्रेस और रोशनदान। उत्तर है 5 अंतर दोनों में। पहला अंतर है पहाड़ी पर उगे पेड़ों की संख्या, दूसरा है पत्थर के पीछे उगी झाड़ी, बिल्ली के गले में बो है, झोपड़ी का रोशनदान और लड़की के टॉप का डिजाइन। ये 5 अंतर हैं उन दोनों चित्रों में। ये है अगला प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं। इन 5 शब्दों को ढूंढना है। हीरा, ईमानदारी, चुप, राज और जांच। जांच, हीरा, ईमानदारी, राज और चुप। अगला प्रश्न है पुस्तकालय से क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है, जिसमें वो कार्टून होता है ना कि बने होते हैं कार्टून और उसके आगे एक सर्कल के अंदर उनके डायलॉग्स लिखे होते हैं, जो हमारे नकली हीरे में जैसा दे रखा है, उसे चित्रकथा कहते हैं। यदि हाँ तो अपने सहपाठियों को उसके विषय बताइए, अपने क्लासमेट को उसके बारे में बताइए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक कहानी ली है चित्रकथा, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो यही डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। हाँ, मैंने एक बहुत रोचक चित्रकथा पढ़ी है जिसका नाम है पंचतंत्र की कहानियाँ। अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होंगी पंचतंत्र की कहानियाँ। इसमें जानवरों के माध्यम से अच्छे संस्कार और जीवन के सबक सिखाए गए हैं। मैंने इसमें कौवा और घड़ा की कहानी पढ़ी। मैंने स्पेशली बेटा ये वाली कहानी ली है कौवा और घड़ा, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में इसको पढ़ा होगा ही जरूर। जिसमें एक प्यासा कौवा पानी पाने के लिए छोटे छोटे कंकड़ घड़े में डालता है और पानी ऊपर आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। चित्रों के कारण ये कहानी और भी मज़ेदार और समझने में आसान लगी। अगला प्रश्न है अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने पाठियों के साथ बैठ करके पढ़िए। तो ये तो भाई पढ़ने के लिए कहा गया है, आप खुद ही कर सकते हैं। आपके स्कूल में अगर लाइब्रेरी हो तो वहाँ जाइए, कोई भी ऐसी चित्रकथा को ढूंढ लीजिए और उसे बैठ करके आनंद लीजिए। तो ये थे आपके सारे प्रश्न उत्तर क्लास 4 के 7 चैप्टर नकली हीरे के प्रश्न उत्तर। मैंने सारे के सारे प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। तो अगर सारे प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हों, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो कि हर प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ के आपके लिए लाई हूँ, तो आप कर दीजिए 4 काम। पहला काम लाइक का बटन दबाना, दूसरा काम है अपने 2 दोस्तों से इसे शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना और चौथा है बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली जैसे ही वीडियो आए आपके पास संदेश पहुंच जाए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.